आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी मेंटेनेंस की। मेंटेनेंस के आमतौर पर सीआरपीसी की धारा 125, बीएनएसएस की धारा 144, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की धारा 12 और अन्य धाराओं में और साथ में हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24 के अंतर्गत मामले देखे जाते हैं। अब इन सभी मामलों से कैसे निपटना है, आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में डिटेल में बात करने वाले हैं। जय जैनेन्द्र, मैं मुकेश जैन। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप सीधे अपॉइंटमेंट लेकर फोन पर बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए या इस तरह जजमेंट्स के पैकेज के लिए जिसमें आपको 150 से अधिक जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें छोटा सा मैसेज लिखिए, इसके बाद हम आपसे संपर्क करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। नोट करिए नंबर 1, इन सेक्शंस के अंतर्गत आने वाला समन, जिसे आप नोटिस जानते हैं, नोटिस के नाम से जानते हैं, वो समन होता है। तो जो समन आता है उस समन को आपको तुरंत लेना, इससे भागना नहीं। भागोगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो तत्काल आप समन ले लें। अब पहली तारीख पड़ेगी, नंबर 2, पहली तारीख पड़ेगी तो पहली तारीख पर आपको कोर्ट पहुंचना है अपने वकील साहब को लेकर, और वकील साहब को लेकर पहुंचना है और वकालतनामा उनका लगवाना है। आमतौर पर वकील साहब पहली तारीख में वकालतनामा लगा देते, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसे केसेस भी आए जिनमें कहा गया कि वकील साहब गए जरूर थे लेकिन वकालतनामा पेश नहीं किया। आपको वकालतनामा सामने से पेश करवा देना। मान लो बाय चांस किसी गलती की वजह से अगली तारीख पे आप नहीं पहुंचे तो इसलिए वकील साहब रहेंगे तो वो कम से कम आपका काम कर देंगे। उनका वकालतनामा आपको प्रस्तुत करवा देना है पहली तारीख पर। ठीक। नंबर 3, कोशिश करिए यहीं पर, जैसे केस आ गया अब इस केस यहां कोशिश करिए लड़ने की बजाय, मतलब वैसा लड़ना नहीं, केस लड़ने की बजाय आपसी सहमति से इस मामले को निपटा लिया जाए। कोशिश करिए। और इसके लिए आप न्यायालय से खुद डिमांड कर सकते हैं, सामने वाला डिमांड कर सकता है, न्यायालय खुद कहेगी हम आपका मेडिएशन कराते हैं। बिल्कुल मेडिएशन में जाइए और कोशिश करिए कि आपसी सहमति से इस पार या उस पार मामला हल हो जाए। कोशिश करिए हल हो जाए। छोटी मोटी बातों पर अड़िए मत, निपटाने का प्रयास करिए, लेकिन सावधानी पूर्वक, ध्यान रहे। नंबर 4, आपका मेडिएशन हो गया। नंबर 4, अब आपको जवाब देना है। अब मामला नहीं हो रहा सॉर्ट आउट, मेडिएशन की बात समझ में आ गई, मामला आगे चलेगा, तो अब इसको अपने को सॉर्ट आउट करना है। आप कैसे करना, अपने तरीके से अपन चलाएंगे। तो सबसे पहले आपको जवाब दे देना, बिल्कुल डिले नहीं करना। जवाब, एफिडेविट, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट पिछले 3 साल का लगता है, ये ध्यान रखिएगा। एक्सपेंसेस की लिस्ट, कम से कम 1 साल की लिस्ट बना के दीजिए हर महीने के हिसाब से, मेरे खर्चे किस किस चीज़ के क्या क्या होते हैं। और अब तो आपके और ज़्यादा खर्चे बढ़ गए, वकील की फीस बढ़ गई, ऊपर से पत्नी ने अपने मायके से किया है केस, तो आने और जाने का खर्चा भी बढ़ गया। तो ये खर्चे भी वहाँ पर आप शो करिए विथ टिकट, होटल में रुकने का बिल, खाने का बिल और वकील साहब की दी गई फीस। खैर इसका प्रूफ होता कभी नहीं होता, ये आप लिख दीजिए, सारी चीज़ें लगाइएगा। तो ये आपके एक्सपेंसेस में जाएगा, पूरी लिस्ट तैयार करके दीजिए कोर्ट को। अब आपके पास में एसेट्स कितनी है, कितनी संपत्तियां हैं आपके नाम से, वो सारी आपको कोर्ट को बताना पड़ेंगी। परिवार की बताना पड़ती है, अपनी बताना पड़ेंगी। तो आपके पास क्या क्या है वो सारी संपत्तियां आपको बतानी है। इसके अलावा लायबिलिटीज, आप पर जिम्मेदारियां कितनी है, जैसे कि आपको लोन देना तो कितना देना, तो उसकी ईएमआई कितनी जाती, वो आपके एक्सपेंसेस में आ जाएगी। तो एक्सपेंसेस में आपकी ईएमआई भी आ जाएगी, और आप जो अपने परिवार वालों को मैनेज कर रहे थे और जो आपके खर्चे थे वो सारे उसमें घट जाएंगे। तो आपकी जो इनकम इतनी थी वो इतनी सी बचेगी। अब इसमें से पत्नी को भरण पोषण लगेगा। इसलिए मैंने कहा कि आपकी इनकम तो बैंक स्टेटमेंट आ गया तो पूरी इतनी आ गई, तो आपके खर्चे भी उसी ईमानदारी से पूरे आना है और वो खर्चे इसमें माइनस हो जाएंगे। फिर जो बचेगा उसमें से पत्नी को भरण पोषण दिया जाएगा नेट इनकम में से। ठीक। तो ये आपको करना है। तो आपको लायबिलिटीज की लिस्ट देना है, एसेट्स की लिस्ट देना, बैंक स्टेटमेंट देना पिछले 3 साल का, एफिडेविट देना है और जवाब देना है। ये सारी चीज़ें कोशिश करिए कि आपकी मीडिएशन के बाद तत्काल जमा हो जाना चाहिए कोर्ट के मांगे बगैर, वरना इसमें जाएगा इंट्रिम, और इंट्रिम ना लगे इसलिए सारी चीज़ें आप पहली तारीख पे दे दीजिए, यानी दूसरी तीसरी तारीख पे दे दीजिए। और कोशिश करिए कि न्यायालय से निवेदन करिए हुजूर इसको 6 महीने में निपटा लिया जाए, ताकि इंट्रिम का झंझट ना रहे, जो आना सो फाइनल आदेश आ जाए। ठीक। नंबर 5, अपने परिवार का मेंटेनेंस अलग करें। अब बहुत सारे केसेस में समस्या आती है, भाई मेरे पीछे मेरे परिवार में इतने लोग हैं, कोर्ट ने इतना बना दिया, तो भाई अपने परिवार को बोलो कि भैया पत्नी ने मेरे पे मेंटेनेंस केस कर दी है, तुम भी कर दो, तुम अपना तुम ले लो, वो अपना वो ले ले, जो बचेगा वो मैं रख लूंगा, तो उनका उनको दे दो। नंबर 6,
अब आपको पत्नी की इनकम, अगर कोई पत्नी की इनकम है तो आपको ही कोर्ट में साबित करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये मत कहिएगा वो लिख के आएगी, वो तो कह दे कि मेरा बैंक में खाती नहीं है, फिर क्या कर लोगे? तो आपको साबित करना है, बैंक में अकाउंट है तो अकाउंट नंबर किस जगह है, किस बैंक में है, ये आपको लिख के देना है। दूसरी बात, इनकम है तो आरटीआई लगा के उसका प्रूफ लेके कोर्ट में सबमिट कर देना है कि भाई ये इसकी इनकम है, इस चीज़ से इतना पैसा कमाती है, ठीक। नहीं तो पत्नी तो कहती है कि मैं बेरोजगार हूँ, मेरे पास कोई आय का साधन नहीं है और मेरा बैंक में खाता भी नहीं है, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तो सबूत आपको ला के देना। नंबर 7, अगर पत्नी कमा सकती है या कमाती थी, इस केस के पहले या शादी के पहले कमाती थी या कमा सकती है, तो फिर ऐसी स्थिति में आप उसका सबूत लगा सकते हैं कब कमाती थी या कमाने लायक है। नंबर 8, पत्नी पढ़ी लिखी है, स्वस्थ है और कमाने में काबिल है, तो इसका प्रूफ भी आपको ही देना होगा कि हुजूर पत्नी बिल्कुल पढ़ी लिखी है, इतनी डिग्रियां हैं, पूर्णतः स्वस्थ है, कोई बीमारी नहीं है। अब बताइए कोई बीमारी है, आपके मन में तुरंत आएगा कहाँ से सर्टिफिकेट लाएंगे भैया बीमारी का? तो होगा तो बनवा के लाएगी, डॉक्टर लिख के देगा, वो उसका काम है, हमका तो यही लिख के देना कि भाई इतना इतना एजुकेशन है और ये पूर्णतः स्वस्थ है, कमा सकती खुद के लिए, इनको भरण पोषण की कोई आवश्यकता नहीं है। तो पढ़ी लिखी पत्नी स्वस्थ और कमाने में काबिल है, इस पर जोर दें, न्यायालय में इस बात पर जोर दें कि कमाने में सक्षम है, इसको भरण पोषण ना दिया जाए। नंबर 9, पत्नी अडल्ट्री में हो, इसका सबूत दें, सबूत होना चाहिए आपके पास। अगर आप अडल्ट्री की बात करते हो तो सबूत होना चाहिए, रीमैरिज की बात करते हो तो भी सबूत होना चाहिए, और अफेयर की बात करते हो तो भी सबूत होना चाहिए। तो आपका सबूत होंगे तो कोर्ट एक्सेप्ट करेगी और पत्नी के सभी प्रकार के भरण पोषण को कैंसिल कर देगी। नंबर 10, पत्नी ने अत्याचार किया हो और घर छोड़ के चली गई हो, पत्नी ने अत्याचार किया हो, घर छोड़ के चली गई हो, तो ये बात आपको ही कोर्ट के अंदर साबित करनी कि हुजूर देखो मैं पीड़ित हूँ, मेरे साथ मेरे परिवार के साथ ये किया, इसका ये प्रूफ है, हमने कुछ नहीं किया और ये इतना सब कुछ करने के बाद हमारे ऊपर केस भी कर दिया और घर छोड़ के भी चली गई। तो अब पत्नी दिखाए जो आरोप लगा रही उसके सबूत, वरना आपके फेवर में जजमेंट आ जाएगा। नंबर 11, बिना किसी कारण के, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, दोनों के बीच में कोई केस नहीं, कोई कंप्लेंट केस नहीं, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं, लेकिन पत्नी फिर भी साथ नहीं रह रही, तो फिर ऐसी स्थिति में आप आपत्ति कर सकते हैं कि भाई बिना किसी कारण के अलग रह रही, या फिर जिस दिन से पत्नी आपके घर में है उस दिन से आपने पति धर्म का पालन किया और सारे प्रूफ आपके पास है, वो आपने कोर्ट में सबमिट कर दिए, तो अब पत्नी को साबित करना पड़ेगा वो किस कारण से अलग रह रही, वरना कोर्ट कहेगी अब बिना किसी कारण के अलग रह रही और फिर यहाँ पर पत्नी को कुछ नहीं दिया जाएगा। नंबर 12, आपसी सहमति से अलग रह रही हो, कानून ये कहता है कि आपसी सहमति से अलग रहने के बाद भरण पोषण नहीं दिया जाता है, तो यहाँ पर भी आप मेंटेनेंस से बच सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे नियम हैं, प्रैक्टिकली इनको यूज किया जाता है और आप कोर्ट में इन सभी एक्ट और सभी धाराओं के अंतर्गत इन्हीं सभी नियमों का आप उपयोग कर सकते हैं, कुछ अपवादों को छोड़कर। बाकी अगर ये सब लागू होते हैं तो आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा, ऐसा भी हो सकता है। कुछ अपवाद ऐसे हैं कि जिसमें पत्नी गलत होने के बावजूद भी पत्नी के फेवर में मेंटेनेंस का आदेश हुआ है, तो हम उसको अपवाद में रखेंगे। नमस्कार।